बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज बुध 6 मई है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से, क्योंकि अब ईरान ने पानी में ताकत की लकीर खींच दी। और आगाज में ही तमाम व्यूअर्स से बहुत 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 माजरत, क्योंकि मैं जब भी तज़किरा करता हूं अमरीकी फ़ौज का, उसका कंपैरिजन करता हूं चाइना के साथ, रशिया के साथ, या फिर इन करंट डेज ख़ास तौर पर गुज़श्ता चंद हफ्तों से जब भी ईरान वाली कॉन्फ्लिक्ट पर बात की, तो मैंने हमेशा ये कहा कि दुनिया की ताकतवर तरीन फ़ौज अमरीकी फ़ौज के हवाले से अब जो वाक़यात पेश आ रहे हैं, और ख़ास तौर पर जिसका तज़किरा हम इस वीडियो में करने लगे हैं, उसके बाद ये तो ज़रूर कहा जा सकता है कि अमरीका ख़ुद को दस्तयाब वसाइल के हवाले से अमरीकी फ़ौज जिसको एक मोस्ट मॉडर्न मिलिट्री इक्विपमेंट तक और टेक्नोलॉजी तक रसाई है, उसके एतबार से दुनिया की सबसे बड़ी फ़ौज ज़रूर है। लेकिन उसको दुनिया की ताकतवर तरीन फ़ौज तो हम तभी करार देंगे जब वो मैदान जंग में अपनी ताकत का जौहर और अपनी ताकत से ऐसी धाक बैठाए कि मुखालिफिन के दांत खट्टे हो जाएं, दुश्मन जो है वो मलिया मेट हो जाए। लेकिन यहां पर अब सूरत हाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप एक मरतबा फिर फरार हुआ है, और इस मरतबा आबनाए खुर्मुज़ में पानी के बीचों बीच अपने जूते छोड़कर भागा है। लेकिन इस फरार से ज़्यादा दिलचस्प है चंद इंतहाई पुरस्रार वाक़यात जो इस दौरान, यानी कि इतवार से बुध के दरमियान जो कुछ हुआ है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। और अभी मैं देख रहा था कि जो ईरान के पाकिस्तान में सफ़ीर हैं रज़ा अमीरी मुकद्दम, उन्होंने थोड़ी देर पहले अरबी और अंग्रेजी ज़बान में एक ट्वीट किया है, और उसके नीचे उन्होंने तस्वीर लगाई है डोनाल्ड ट्रंप के उस ट्रुथ सोशल पोस्ट की जो अब से चंद घंटे पहले पोस्ट किया गया, और टॉक ऑफ द टाउन, बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो है वो ज़ेर बहस है। और उसके ऊपर उन्होंने लिखा, वंस बीटन ट्वाइस शाय, जिसको हम उर्दू में कहते हैं कि जो दूध का जला है वो छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। कि अगर आपके साथ कोई बुरा वाकया पेश आ जाए किसी रास्ते पर, मखसूस रास्ते पर, तो वहां से गुजरते हुए आप 10 मरतबा सोचते हैं, आपके दिल में डर बैठ जाता है। और कुछ ऐसा ही मंजरनामा अब हमारे सामने एक नया मंजरनामा तश्कील पा चुका। और ये वो दुनिया नहीं है जिसके आप और हम लोग आदी हैं, कि आपने कई दिन इंटरनेशनल मीडिया फॉलो नहीं किया, आप लोकल जो मीडिया है उसको फॉलो नहीं कर रहे, आप सोशल मीडिया फॉलो नहीं कर रहे, और चंद दिन के बाद जब आप देखते हैं तो आपको लगता है कुछ तब्दील नहीं हुआ। अब तो हर गुजरते पल के साथ जो है वो चीज़ें उथल पुथल हो जाती हैं। साथ ही हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो ये भी बात करेंगे कि सैयद अब्बास इराक्ची, ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर जो चाइना में मौजूद थे, उनकी मुलाकात हुई है चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग वी के साथ। और उस मुलाकात के बाद जो गुफ्तगू ईरान ने की है, ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने और चाइना ने, वो भी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। और इस सारे मंजरनामे में अब कुछ बहुत ही दिलचस्प चीज़ें हो रही हैं, जिसका अहाता जो है वो हम इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में करेंगे। और अक्सर दोस्त जो हैं वो नीचे कमेंट्स बॉक्स में ये तज़किरा करते हैं कि आने वाली वीडियोज़ में आप फिर किसी और सब्जेक्ट पर निकल जाते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको आगाज़ में बता दूं कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स हम ये करेंगे कि आपके अगर कोई सवालात हैं, आपके जो कमेंट्स हैं, वो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में दर्ज करें, और मैं कम से कम हर अल्टरनेट डे पर एक वीडियो आपके सवालात के ऊपर मबनी ज़रूर किया करूँगा, जिसमें तमाम सवालात का जो है वो मैं जवाब दूंगा। अब जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया और जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुआ, जो प्रोजेक्ट फ्रीडम है, वो किस तरीके से प्रोजेक्ट एपिक फेलियर और प्रोजेक्ट डेडलॉक बना, और उसके बाद अमेरिका ने एक मरतबा फिर इससे फरार इख्तियार किया। और इसकी जो इस दौरान जो डेवलपमेंट्स हुई हैं आबनाए खुर्मुज़ और उसके अराउंड, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। उन्होंने शायद बड़ा कलीदी किरदार अदा किया, और फिर पाकिस्तान का भी अब इसके ऊपर रद्द-ए-अमल आ गया है। वज़ीर आज़म ने उसे उसके हवाले से अब से थोड़ी देर पहले ट्वीट किया। होता क्या है कि मुज़ाकरात का सिलसिला जंग थमने के बाद, सीज़ फायर होने के बाद, एक आर्जी सीज़ फायर था और बड़ा ही फ्रेजाइल सीज़ फायर था। मुज़ाकरात का सिलसिला इस्लामाबाद में नाकाम हो जाता है, और उसके बाद बैकडोर टॉक्स और सब मामला चल रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने इतवार के दिन अपने ट्रुथ सोशल पर जाकर एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी, जो मैं आपको बताता हूं, और उससे, क्योंकि दैट इज वेरी मच रेलिवेंट एंड रिलेटेड टू व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। डोनाल्ड ट्रंप ने इतवार की रात अपने ट्रुथ सोशल के ऊपर ये पोस्ट लगाई, और उसका लुब्बे लुबाब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक वो जिनका ताल्लुक बराह रास्त इस जंग के साथ नहीं है, वो न्यूट्रल हैं, वो इनोसेंट बाई स्टैंडर्ड्स हैं, यानी कि वो मासूम और खामोश तमाशाई हैं, वो फंस गए हैं।
آبنائے ہرمز کی وجہ سے اور پرشین گلف میں ان کے جہاز پھنسے ہوئے ہیں، اس پر بہت بڑی تعداد میں ان کا عملہ موجود ہے، ان کے پاس کھانے پینے کی چیز نہیں ہے، اور اس پوسٹ کا جو لب لباب ہے اس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے بتایا کہ وہ کتنا درد دل رکھنے والا انسان ہے کہ ان ممالک نے کیونکہ میرے ساتھ مجھ سے درخواست کی ہے کہ خدارا آپ مسیحا بنیں، آپ ناخدا بن کر ہماری پھنسی ہوئی کشتیوں کو اس طوفان سے باہر نکالیں، تو میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ امریکہ بہادر، دنیا کی سب سے بڑی نیوی والا، دنیا کی سب سے طاقتور فوج والا، ڈونلڈ ٹرمپ کے الفاظ میں، وہ پروجیکٹ فریڈم جو ہے ہم نے اناؤنس کر دیا ہے، اور اب امریکہ جو ہے وہ ان کشتیوں کو، ان جہازوں کو جو پھنس چکے ہیں ان کو باہر نکالے گا۔ اور میری اپنے نمائندوں سے بات ہو گئی ہے، منڈے مارننگ کو ہم اس پروجیکٹ کا آغاز کریں گے مڈل ایسٹرن ٹائم کے مطابق، اور میں بڑا مثبت ہوں اس حوالے سے، آئی ایم ویری پازیٹیو کہ ایران کے ساتھ بات چیت بھی چل رہی ہے، وہ بھی کچھ نہ کچھ کسی کنارے لگ جائے گی، لیکن یہ جو شپ موومنٹ ہم کرنے والے ہیں اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو آزاد کیا جائے، کمپنیز کو اور ممالک کو جنہوں نے کچھ غلط نہیں کیا، ہم ان کی ذرا جان بچائیں، وہ وکٹمز ہیں ان سرکمسٹانسز کے، اور یہ جو ہیومینیٹیرین جیسچر ہے امریکہ کے بہاف پر مڈل ایسٹرن ممالک کے لیے، لیکن خاص طور پر ایران کے لیے بھی ایک جو ہے وہ ہیومینیٹیرین جیسچر ہے۔ بہت سارے جو پھنسے ہوئے جہاز ہیں ان کے پاس کھانے پینے کی اشیاء موجود نہیں ہیں، ان کا جو عملہ ہے وہ بڑی کسمہ پرسی کی حالت میں ہے، اور پھر ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر اس راستے میں کوئی روڑے اٹکائے گئے، اگر اس کو انٹرفیرنس کا سامنا کرنا پڑا جو پروجیکٹ فریڈم ہے، تو پھر they will have to be dealt with forcefully، طاقت کے ساتھ امریکہ نمٹے گا۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، پروجیکٹ فریڈم اناؤنس کیا جاتا ہے۔ پروجیکٹ فریڈم میں دنیا کی جو سب سے مہنگی فوج ہے وہ اس ناکام پروجیکٹ کا آغاز کرتی ہے۔ اس کے لیے 100، اندازہ لگائیے کہ 100 لڑاکا طیاروں نے اس میں حصہ لیا، 15,000 فوجی اور 2 گائیڈڈ میزائل شکن جو گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائرز ہیں، وہ لے کر امریکہ نے کہا کہ ہم ایران کی آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کو توڑیں گے اور پھنسے ہوئے جہازوں کو وہاں سے باہر نکالیں گے، اور پیر کی صبح تک دنیا آزاد ہو جائے گی۔ پوری دنیا کو جو ہے وہ سکھ کا سانس آئے گا کہ ہم نے ایران سے آبنائے ہرمز کا قبضہ چھڑوا لیا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، مارکیٹ جو ہے، مارکیٹ بڑے مختلف انداز میں اس پر ریاکٹ کرتی ہے۔ جو سٹاک مارکیٹس ہیں جیسے ہی منڈے مارننگ کو کھلتی ہیں، اب ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر آپ دنیا کی واقعی سب سے طاقتور فوج ہیں اور آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم آبنائے ہرمز کا قبضہ چھڑوا لیں گے اور ہم اس کے لیے آپریشن کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، تو مارکیٹ کو تو سکھ کا سانس آنا چاہیے کہ ایران سے جو ہے وہ آبنائے ہرمز کا قبضہ ختم ہونے والا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی اور طاقتور فوج اب یہ قبضہ چھڑوا لے گی، تیل کی ترسیل ماضی کی طرح شروع ہو جائے گی، پھنسے ہوئے جہاز باہر نکل آئیں گے، آئل کمپنیز کام کرنے لگ جائیں گی۔ لیکن حیران کن طور پر صرف اور صرف پیر کی صبح 6% جمپ آتا ہے آئل پرائسز میں، اور سٹاک ایکسچینجز دم ساتھ کر بیٹھ جاتی ہے۔ یہ کریڈیبلٹی ہے اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کی اور امریکہ کی، اور یہ جو پوری دنیا سے اس کا وعدہ تھا کہ میں امریکی فوج جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہرمز سے پھنسے ہوئے جہازوں کو باہر نکالیں گے اور سختی سے ہم نمٹیں گے اگر اس کے راستے میں روڑے اٹکائے جاتے ہیں۔ لیکن پھر اس کے بعد کچھ بہت ہی انٹرسٹنگ واقعات شروع ہوتے ہیں۔ واقعات یہ شروع ہوتے ہیں کہ ایران کی طرف سے حملہ کیا جاتا ہے جس کو اب ڈینائی کر دیا گیا ہے، اور اس کی بھی کچھ مختلف اور بڑی انٹرسٹنگ توجیحات ہیں جس پر اگین تذکرہ جو ہے وہ کسی اور ویڈیو میں کروں گا کہ یہ جو متحدہ عرب امارات کی طرف اس سیز فائر کے دوران بیلسٹک میزائلز، کروز میزائلز اور ڈرونز لانچ کیے گئے۔ متحدہ عرب امارات کا کلیم یہ ہے کہ 12 بیلسٹک میزائلز تھے، 4 ڈرونز تھے، اینڈ سرٹن نمبر آف UAVs، ان مینڈ ایریل وہیکلز، یعنی کہ ڈرونز جو ہیں وہ لانچ کیے گئے، اور ان کو ہم نے بڑی کامیابی سے کاؤنٹر کیا، اور صرف کوئی ایک آدھا ڈرون جو ہے وہ فجیرہ میں آئل کمپنی کے اوپر اس کے کسی ڈیپو میں آ کر لگا، اور ساتھ ہی پورٹ پر کھڑے ہوئے کسی جہاز کو نقصان ہوا، 3 انڈین شہری جو ہیں وہ اس میں زخمی ہو گئے۔ یہ واقعہ پیش آتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی کچھ بہت ہی انٹرسٹنگ ہوتا ہے کہ ایران کی جانب سے اگرچہ اس کی رسپانسبلٹی کلیم نہیں کی گئی، یہ ابھی تک معمہ بنا ہوا ہے، لیکن امریکہ کے جو ریفیولرز ہیں جن کو فلائنگ پیٹرول پمپس یا گیس سٹیشنز، اڑتے ہوئے پیٹرول پمپ کہا جاتا ہے، فضا میں معلق لگ
लगभग 30 के करीब जहाज़ जो हैं उनकी मूवमेंट मौजूद थी आबनाए हुर्मुज़ के करीब, जो इन लड़ाका तैयारों को, जो 100 लड़ाका तैयारे इस ऑपरेशन में प्रोजेक्ट फ्रीडम में हिस्सा ले रहे थे, इनकी रीफ्यूलिंग का ऑपरेशन फ़िज़ा में ही सरंजाम दे रहे थे, उनमें से कम से कम एक और फिर कुछ दावों के मुताबिक 2 जहाज़ KC-135 जो स्ट्रेटो टैंकर्स हैं, वो स्ट्रेस सिग्नल जो है वो एमिट करते हैं, उनके ट्रांसपॉन्डर्स बंद हो जाते हैं, वो स्क्वैक 7700 नामी इमरजेंसी कोड और फिर रडार से गायब हो जाते हैं। और फिर अचानक से कुछ इतलात आती हैं कि कतर की जानिब इनका रुख मोड़ा गया है। फिर इसके हवाले से मज़ीद तफसील सामने नहीं आती, लेकिन जब हम इसको, मैं इसके ऊपर क्योंकि गुज़श्ता वीडियो में तफसील से बात कर चुका हूँ तो आई नॉट गो दैट मच इनटू डिटेल्स, लेकिन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इससे एक सवाल खुल गया और इसके ऊपर अब बात भी हो रही है कि क्या ईरान ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन्स हासिल कर लिए हैं, उसका इस्तेमाल किया गया है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन्स के ज़रिए इन जहाज़ों में कोई फ़नी ख़राबी क्रिएट की गई है, क्योंकि इन जहाज़ों की जो हिस्ट्री है 60 साल से ये अमेरिका के पास इन सर्विस हैं और इन जहाज़ों का सिर्फ एक क्रैश जो है वो आज तक रिपोर्ट हुआ था इस जंग के आगाज़ से पहले। 2013 में गालिबन जो है वो किर्गिज़ रिपब्लिक में ये एक जहाज़ क्रैश किया था जो KC-135 स्ट्रेटो टैंकर है। उसके बाद इस जंग के आगाज़ से अब तक ये तीसरा या मुबैना तौर पर चौथा क्रैश जो है वो सामने आ रहा है। 2 का तो कंफर्म उसी दिन हो गया था, 6 अमरीकी फ़ौजी भी उसमें मारे गए। इराक के ऊपर 2 स्ट्रेटो टैंकर्स वो आपस में टकरा गए, लेकिन यहाँ पर कुछ बहुत मुख्तलिफ हुआ और एक बहस खुल गई कि क्या ईरान ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन्स इस्तेमाल किए हैं और अगर किए हैं तो उसकी टेक्नोलॉजी उसके पास कहाँ से आई, क्या चाइना बैकएंड के ऊपर रहते हुए इसको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन इस तमाम मामले में कि जब हैरानकुन बात यह है कि फुजैरा में हमला जो है वो होता है ईरान की तरफ से और फिर अमेरिकन डिस्ट्रॉयर्स के ऊपर भी ईरान की तरफ से मिसाइल लॉन्च किए जाते हैं, जिसको सैंडकॉम डिनाई कर देता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब कुछ तफसीलात आ रही हैं कि एक जहाज़ जो गालिबन जिसको एस्कोर्ट करने का मंसूबा था वो फ्रेंच वेसल था, लेकिन उसके ऊपर झंडा जो है वो अमेरिका का लगा हुआ था, गालिबन वो हिट हुआ है। अभी इस वक्त ज़ाहिर है कि इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत ब्लैक एंड वाइट सूरत हाल में मौजूद नहीं है, लेकिन हमला तो ईरान की तरफ से किया गया। स्पीड बोट्स को फिर तबाह किया गया अमेरिका की तरफ से, लेकिन इसको सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी हैरानकुन तौर पर करार नहीं दिया गया। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि ये तो बस जो है वो कुछ अनरिलेटेड नेशंस हैं उनके ऊपर फायर किया गया और हमने 6 या 7 छोटी कश्तियां जो हैं वो ईरान की इसमें तबाह कर दी हैं। और इस सारी सूरत हाल में आप अंदाज़ा लगाइए कि इस जंग के आगाज़ से पहले रोज़ाना की बुनियाद पर लगभग 110 से 150 के दरमियान 150 के लगभग जो है वो ट्रैफिक, मैरीटाइम ट्रैफिक यहाँ पर रिकॉर्ड होती थी। यहाँ से वेसल्स गुजरते थे, तेल बरदार जहाज गुजरते थे। फिर इस जंग का आगाज़ हुआ। इस जंग के बाद वो मुकम्मल तौर पर थम गया और फिर अमेरिका ने दुनिया की मुबैना तौर पर सबसे ताकतवर, लेकिन कंफर्म यह है कि दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव मिलिट्री, सबसे महंगी फौज ने यह दावा किया कि प्रोजेक्ट फ्रीडम के जरिए हम इन जहाज़ों को यहाँ से निकाल लेंगे, जिनकी तादाद 1500 से 2000 के दरमियान है। कि लगभग 1500 से 2000 जहाज़ इस वक्त फंसे हुए हैं पर्शियन गल्फ में और आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान ने जो बंदिश लगाई है उसकी वजह से ये वहाँ से सेल नहीं कर सकते। अमेरिका बहादुर ने कहा कि हम इनको निकाल लेंगे और इस प्रोजेक्ट के पहले दिन फायरिंग भी होती है, यूएई के ऊपर हमला भी होता है, अमेरिकन वेसल्स के ऊपर मिसाइल दागे जाते हैं। वो लगे नहीं लगे इज़ अ सेपरेट डिबेट, लेकिन ये सब कुछ ईरान की तरफ से किया जाता है। और अमेरिका जिसने कहा था कि हम फोर्सफुली इससे डील करेंगे, वो ये दावा करता है सिर्फ कि हमने 2 जहाज़ जो हैं वो एस्कोर्ट कर लिए हैं कामयाबी से आबनाए हुर्मुज़ से। लेकिन हैरानकुन तौर पर ईरान जो है वो इसको कंप्लीटली डिनाई कर रहा है कि ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया। और पासदाराने इनकलाब ने इसके हवाले से बड़ी सख्त वार्निंग्स जारी की। अब जब माहिरीन के आप और मुख्तलिफ जो इस वक्त ग्रुप्स उन्होंने इसके हवाले से लिखा है, फॉर एग्जांपल जो यूरेशिया ग्रुप है, ये दुनिया की टॉप जियोपॉलिटिकल रिस्क फर्म्स में से एक फर्म है। इसने पीर को एक रिपोर्ट शाया की और उस रिपोर्ट के मुताबिक
जो अमेरिका का ये मंसूबा है प्रोजेक्ट फ्रीडम कि हम ईरान के साथ डील होती है नहीं होती, हम एक नया रास्ता क्रिएट कर देते हैं और हम इन जहाज़ों को निकाल लेंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका का ये मंसूबा मुस्तकबिल करीब में आबनाए हुर्मुज़ से बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त के हुजम में कोई ख़ास इजाफा नहीं करेगा, क्योंकि कोई इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा कि हम अपने जहाज़ों को यहाँ से रिस्क कर सकते हैं। फिर जो एंग्लो ईस्टर्न है उसके CEO ने, जो दुनिया की बड़ी शिप मैनेजमेंट कंपनियों में से एक है, उसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, उन्होंने कहा कि रास्ता खोलने के लिए जो दो फरीक है ना, दोनों की मर्जी दरकार होती है, दोनों की रजामंदी से ही ये सब कुछ हो सकता है। सिर्फ एक बंदे के, एक फरीक के फैसला करने से आबनाए हुर्मुज़ नहीं खुलेगी। साथ ही जो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन है उसने हैरान कुन तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की इस बात पर लब्बैक कहते हैं कि ठीक है अब हमारा मसीहा आ गया, ना खुदा ये कश्तियों को यहां से निकाल कर ले जाएगा। उसने कहा कि प्रोजेक्ट फ्रीडम को आगे बढ़ने का ग्रीन सिग्नल ना समझे, डोंट टेक इट एज अ ग्रीन सिग्नल कि अब अमेरिका की फौज के छत्तर छाया में आप यहां से आराम से गुजर जाएंगे। कोई वजाहत नहीं है कि यह ऑपरेशन किस तरह की हिफाजत की जमानत दे सकता है, क्योंकि 20,000 जो मल्लाह हैं, जो सेलर्स हैं, वो 2,000 बहरी जहाज़ों पर फंसे हुए हैं और हम अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट करके इनकी जान दांव पर नहीं लगा सकते। ये रिस्पांस मिलने के बाद, इस सारी सूरत हाल के बाद, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अब से चंद घंटे पहले ट्रुथ सोशल के ऊपर जाकर एक और पोस्ट लगाते हैं, जिसके बाद कुछ बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स हो चुके हैं जिनका हम तस्करा इस वीडियो में नहीं कर रहे। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ पाकिस्तान एंड अदर कंट्रीज, कि पाकिस्तान और दीगर ममालिक की दरख्वास्त की बुनियाद पर द ट्रिमेंडस मिलिट्री सक्सेस दैट वी हैव हैड ड्यूरिंग द कैंपेन अगेंस्ट द कंट्री ऑफ ईरान, कि हमें जो बड़ी बेहतरीन अस्करी कामयाबियां हासिल हुई हैं ईरान के खिलाफ। Additionally, the fact that great progress has been made towards a complete and final agreement with representatives of Iran, और अब क्योंकि ईरान के साथ एक मामला तय होने के हवाले से, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ एक डील के हवाले से, एक मुआहदे के हवाले से पेशरफ्त हुई है, वी हैव म्यूचुअली एग्रीड, हमने ये तय किया है कि ब्लॉकेड जो है ईरान की वो तो जारी रहेगी, लेकिन जो प्रोजेक्ट फ्रीडम है, द मूवमेंट ऑफ शिप्स थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ विल बी पॉज्ड for a short period of time to see whether or not the agreement can be finalized and signed। ये होता है कि जब आप बगैर तैयारी के कोई काम शुरू कर दें और फिर उसमें आपको नाकामी का सामना हो। पीर और मंगल को जो डेवलपमेंट्स हुई उसने ये साबित कर दिया कि अमेरिका का ये इवेंचुअली मंसूबा कामयाब तो हो सकता है कि वो अपनी छत्तर छाया में, एस्कोर्ट में नेवल शिप्स के साथ इन जहाज़ों को वहाँ से निकाल ले, लेकिन मुस्तकिल तौर पर ना अमेरिका इसको सस्टेन कर सकता है और ईरान की तरफ से इस तमाम मामले में मिसाइल्स फायर किया जाना, यूएई के ऊपर मिसाइल फायर किया जाना इस बात को साबित करता है कि ईरान इस जंग में इतना नहीं टूटा कि वो इसके ऊपर रिएक्ट ना करे। तो ईरान का जो रिएक्शन है, उस रिएक्शन ने डोनाल्ड ट्रंप को एक मरतबा फिर जूते छोड़कर भागने पे मजबूर कर दिया। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि अमेरिका जिसने ये कहा कि हम ताकत के बल पर ईरान से कब्जा छुड़वा लेंगे, जहाज़ों को जो है वो नया रास्ता दिखा देंगे, हमारी छत्तर छाया में ये जहाज़ गुजरेंगे, ये बेसिकली अपने मिलिट्री मसल और अपनी नेवल पावर को एक्सरसाइज करने का तरीका था। डोनाल्ड ट्रंप ये चाहता था कि अपनी धाक बिठा दे कि एक ऐसे वक्त में कि हो सकता है कि ईरान इस बात पर कि मुज़ाकरात का सिलसिला जो है या कोई डील या कोई मामला जो है वो तय होते होते बिगड़ ना जाए, वो गुरेज का मुजाहरा करेगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का एहसास प्रोजेक्ट फ्रीडम के आगाज़ के बाद हुआ कि ईरान ने ना सिर्फ ये कि हमले किए, बल्कि सूरत हाल उस मकाम पर पहुंच गई थी कि जहां पर ये दोबारा से फुल फ्लेजेड जंग में कन्वर्ट हो सकता था। और डोनाल्ड ट्रंप को उल्टे पैरों ऑपरेशन फ्रीडम, प्रोजेक्ट फ्रीडम जो है उसको वापस करना पड़ा। फेस सेविंग के लिए उसने पाकिस्तान का, दीगर ममालिक का तस्करा किया। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो हैं, उनका बड़ा ही इंटरेस्टिंग बयान जो है वो सामने आया इसके ऊपर, क्योंकि हैरान कुन तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया उसके ऊपर शहबाज शरीफ कहते हैं कि ये जुर्रतमंदाना फैसला है। सदर ट्रंप के प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने के जुर्रतमंदाना इकदाम पर उनका शुक्रगुजार हूं। जुर्रत तो ये होती कि अमेरिका जो कह रहा था वो कर गुजरता, वो करके दिखाता, और ये बातचीत साथ में चलती रहती। मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया कि पूरी दुनिया में तेल की कीमतें डोनाल्ड ट्रंप के इस ऐलान के बाद
یہ عدم اعتماد کا اظہار تھا کہ ان کو یقین نہیں تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ کر پائے گا، اور اسی کی بنیاد کے اوپر انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل پرائسز اوپر گئیں، اور اب جب ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ میں پروجیکٹ فریڈم روک رہا ہوں تو آئل پرائسز نیچے آ چکی ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو میں نے آغاز میں کہا کہ امریکہ کی فوج، اس کو بلا شبہ دنیا کی بڑی فوج کہا جا سکتا ہے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، ماڈرن ملٹری اکوپمنٹ کے حوالے سے، خود کو دستیاب وسائل کے حوالے سے، لیکن اس کو طاقتور ترین تو ہم تب کہیں گے یا دنیا تب کہے گی کہ جس وقت وہ میدان جنگ میں اپنی طاقت جو ہے وہ اس کو ایکسرسائز کرے گی، اور ایک ایسی ملٹری یا ایک ایسی فوج جو ایک آپریشن سٹارٹ کرے اور اس خوف سے کہ کہیں ہمارے لوگ نہ مارے جائیں آپ کو پیچھے ہٹنا پڑے، یہ بتاتا ہے کہ امریکہ کی اپنی لیمیٹیشنز ہیں۔ ساتھ ہی ہم دیکھ رہے ہیں ٹورڈز دی اینڈ آف دا ویڈیو بات کر لیتے ہیں سید عباس عراقچی جو بیجنگ کے دورے پر ہیں، ان کی وہاں پر وانگ وی کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اس کی جو خبر سامنے آ رہی ہے دیٹ از آلسو ویری انٹرسٹنگ ایٹ اے ٹائم کہ جس وقت دورہ ہونا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا، وسط مئی میں انہوں نے جانا ہے چائنا، اور چائنا کے دورے سے پہلے اس کی خبر سامنے آتی ہے، رائٹرز، شنوا، سی جی ٹی این، دیگر جو نیوز ایجنسیز ہیں وہ رپورٹ کر رہی ہیں کہ اس دورے کے دوران، اس ملاقات کے فوراً بعد عباس عراقچی نے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں ایران صرف اور صرف ایک منصفانہ، جسٹ اینڈ کمپریہنسو، منصفانہ اور جامع معاہدہ ہی قبول کرے گا۔ جو رائٹرز ہے اس نے یہ کہا کہ وانگ وی سے ملاقات کے بعد ایرانی وزیر خارجہ کا موقف تھا کہ مذاکرات میں ہم اپنے جائز حقوق اور مفادات کے تحفظ کے لیے بھرپور اور پوری کوشش کریں گے۔ ساتھ ہی جو ایسوسیٹڈ پریس ہے اس نے یہ رپورٹ کیا کہ چائنا کے جو وزیر خارجہ ہیں وانگ وی، انہوں نے اپنے ایرانی ہم منصب سے کہا کہ چین 2 ماہ سے زائد عرصے سے جاری جنگ پر شدید تشویش کا شکار ہے، اور اس صورتحال میں ایک جامع جنگ بندی ناگزیر ہے۔ 28 فروری کو جنگ شروع ہونے کے بعد سے یہ پہلا دورہ ہے جس میں سید عباس عراقچی جو ہیں انہوں نے چین کا دورہ کیا، اور ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق اس ملاقات کے دوران وانگ وی نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ فوری طور پر ایک جامع جنگ بندی کی ضرورت ہے، جنگ کا دوبارہ شروع ہونا قابل قبول نہیں ہوگا، اور یہ خاص طور پر ضروری ہے کہ مکالمے اور مذاکرات کے لیے عزم برقرار رکھا جائے۔ تو یہ جناب اس وقت نیا منظرنامہ ہمارے سامنے آ چکا ہے، اور اب امریکن میڈیا اور خاص طور پر ایکزیوز نے اب سے تھوڑی دیر پہلے ایک تہلکہ خیز رپورٹ سامنے رکھی ہے کہ جس کے مطابق کچھ نکات انہوں نے کہا ہے کہ جو سامنے آ چکے ہیں، جو نیا پروپوزل اس وقت امریکہ اور ایران کے درمیان ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور اس کے اوپر ایک انیشیل رد عمل جو ہے وہ ایران کی طرف سے بھی سامنے آ چکا ہے، اس کے اوپر ہم تذکرہ کریں گے اگلی ویڈیو میں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔